Hello student, welcome to the class of ancient history. So in last class we learned about the prehistory and proto-history of the India, and today we are going to learn about the Indus Valley civilization. It is the most important topic in the UPSC. There are many times UPSC asks question from this topic, especially in prelims. There is always probability that 1 to 2 questions have been asked from this topic, Indus Valley civilization. So we are going to learn about Indus Valley civilization. So what terms, what फैक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं वो है इसका लेआउट, कि जो इस सभ्यता के जो शहर थे वो किस तरह से बसाए गए थे, सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है. फिर उसके बाद जो इसमें ज्वेलरी और पोट्री का यूज़ होता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद जो पढ़ेंगे कि काफ़ी यहाँ पे ना काफ़ी सील्स मिली थी. सील्स का मतलब है मोहरें, जो कि ट्रेड वगैरह करने के लिए ये लोग यूज़ करते थे. सो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं. सो सबसे पहले बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि अगर हम एरिया की बात करें तो किस एरिया में ये पाई जाती है, ये इंडियन सब कंटिनेंट में जो इंडस रिवर है ये वाली, इसके आसपास पाई जाती हैं. ये सारे ही जो भी इसके सेंटर्स हैं इसी रिवर के आसपास पाए जाते हैं. इंडिया में मेजरली ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन एरिया में मतलब कि अरावली रेंज के आसपास सारे इसके सेंटर्स पाए जाते हैं. और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो है घग्गर रिवर, जो कि हरियाणा से शुरू होकर राजस्थान में ही ख़त्म हो जाती है. वो रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. उसके आसपास इंडिया में काफ़ी सारे सेंटर्स इस सिविलाइजेशन के देखने को मिले हैं. So Indus Valley civilization, historically demarcated as the Harappan civilization, stand as premium manifestation of urban development in South Asian subcontinent, flourishing during Bronze Age, roughly between 3300 BCE to 1300 BCE, with its mature urban phase spanning from 2600 to 1900 BCE. So इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता हमें देखने को मिलती है. और जो मेजर जो मेटल का यूज इस सिविलाइजेशन में होता है वो होता है ब्रोंज का. सो ब्रोंज का यूज होता है और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. हड़प्पा एक सिटी का नाम है जो कि इस सिविलाइजेशन के अराउंड पाई गई थी और आज के टाइम वो पाकिस्तान में है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. So next is scale and significance. It represents one of the great early civilization of old world alongside Egypt and Mesopotamia, covering a vast geographical expanse estimated at nearly 1.3 million square kilometers. The civilization footprint extended across the subcontinent. This extensive reach made it larger than contemporary civilization in Egypt and Mesopotamia combined, fact that underscore the administrative and logistical sophistication of its people. So अगर हम ढंग से बात करें तो अगर आज के टाइम पे हम रिलेट करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम किस तरह से देखेंगे. आज के टाइम में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आज की जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहाँ पे यूरोप या फिर अमेरिका से कंपेयर कर सकते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को. उस टाइम पे तीन सिविलाइजेशन मेजरली थी. एक थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर इजिप्ट और मेसोपोटामिया. और हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी उस समय की. आज के टाइम पे आप देखते हो कि यूरोप की जितनी भी सिटीज हैं उनमें बिल्डिंग्स होगी, रोड्स होगी, मतलब कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है. और टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है. फिर ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो वो भी बहुत एडवांस लेवल पे है बाकी कंट्रीज के मुकाबले. वही सेम चीज़ें थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में. यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी मॉडर्न था और काफ़ी एडवांस था. उसके बाद ट्रेड की बात करें तो ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था. फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था. सो अगर ट्रेड और इन सब चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले बात करें कि उनकी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस कैसे हुआ. एडवांस होने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की.
कैपिटल की या फिर पैसे की। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल किससे आता है? कैपिटल आता है ट्रेड से। अब ट्रेड कहाँ फ्लरिश करता है? जहाँ पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वहीं पे ट्रेड सबसे ज्यादा फ्लरिश करेगा। ये सारी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बाकी इनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से काफ़ी एडवांस था। इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस करने के लिए उन्हें क्या कैपिटल चाहिए होती होगी? कैपिटल किससे मिलेगी? ट्रेड से। तो ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे ईरान, इजिप्ट, सीरिया, इन सभी एरिया से लोग आके वहाँ पे ट्रेड करते थे, और सब कंटिनेंट के लोग तो वहाँ पे जाते ही जाते थे। वो ट्रेड करते थे चीज़ों का, जैसे कि इंडिया में जैसे कि एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस था, फर्टाइल लैंड थी, तो इंडिया में काफ़ी तरह के फूड मतलब क्रॉप्स उगाई जाती थी। तो क्रॉप्स के बदले जो ईरान या फिर इजिप्ट में से जो जैसे कि स्टोन्स हो गए या गोल्ड हो गया या फिर कोई भी मेटल हो गया, उसका ट्रेड होता था। बार्टर ट्रेड था मेनली। और ट्रेड कैसे पॉसिबल है कि ट्रेड में अब काफ़ी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आप ट्रेड कर रहे हो तो जो ट्रेडर्स वहाँ पे आ रहे हैं उनके रहने ठहरने के लिए ट्रेड अच्छे से हो, तो उसके लिए भी एक सिस्टम चाहिए। तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एडवांस था। इन तीनों चीज़ों की हम आगे जाके बात करने वाले हैं कि कैसे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, फिर कैसे वो ट्रेड किया करते थे, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यूपीएससी की रेलेवेंस देख लेते हैं कि यूपीएससी की रेलेवेंस इस टॉपिक से कैसे है। फॉर द एस्पिरेंट ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड अदर competitive assessment like CDS, NDA, CAPF, Indus Valley's foundation pillar of ancient history, a rigorous analysis of prelims question PYQ from the last 4 decades reveals a distinct pattern. The examination board prioritized themes of urban planning, economic network, technological advancement, and the nuanced cultural continuity that links the Harappan past to the Indian present. इसको हम सिंपली हम ये देखते हैं कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है? यूपीएससी हमसे चाहता है कि हम एक सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझे, सोसाइटी के हर पिलर को अच्छे तरीके से समझे। तो वही चीज हम अगर एक सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो हमें सिविलाइजेशन को एज अ सोसाइटी, एज अ होल उसको देखना चाहिए, कि उसके हर लिंक को देखना चाहिए कि लोगों के बिलीफ सिस्टम क्या था, लोग कैसे रहा करते थे, लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या था, फिर वहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे होता होएगा, उनका रहने सहने का मतलब कि उनका जो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा होएगा। ये जब सारी चीज़ें समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आज के टाइम पे जो इंडिया है वो किस तरह से डेवलप हुआ, आज के टाइम हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो अब हिस्टोरियोग्राफी देखें। The historiography of the civilization has undergone significant shift since its discovery. Initially termed the Indus Valley Civilization due to concentration of early site along the Indus River Valley. इंडस वैली इसका नाम किससे पड़ा? इंडस रिवर के नाम से। इंडस रिवर के आसपास जितने भी जब जैसे ही खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई करनी शुरू करी, तो जितने भी कोई भी सिटीज थे, जितनी भी साइट्स थी इस सिविलाइजेशन की, वो इंडस रिवर के आसपास ही हमें देखने को मिली। इंडस रिवर के साथ जुड़ते जितने भी रिवर्स थे, मेनली 7 रिवर्स कहा जाता है उन्हें, तो उसके आसपास जब ये देखने को मिली तो उस रिवर के नाम पे इसका नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। Later research identified a massive concentration of the settlement along the dried up bed of the Gaggar Hakra river system identified by many scholars with the Vedic Saraswati. ये एक गग्गर हाकरा रिवर सिस्टम है। ये सिस्टम है राजस्थान अरावली रेंज के आसपास, हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि अब ज़्यादातर तो ये सिस्टम जो कि है सूख चुका है। कि अब भी मतलब अगर गग्गर रिवर की भी बात करें तो वो मेनली पंचकुला शिवालिक हिल से फुट से स्टार्ट होके राजस्थान में आके सूख जाती है। ये वाला एरिया था इंडिया में, ये राजस्थान आ गया, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस एरिया के आसपास मेजर सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, और ये गग्गर आकरा रिवर सिस्टम है। और कहा जाता है कि ये पुरानी सरस्वती नदी है जो वेदास में कही गई है या हिंदू स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को मिलती है। Consequently, Indus Saraswati civilization has gained currency in some academic circle through Harappan civilization remains the archaeological standard following the convention naming a culture after first discovered site.
सो सबसे पहले कौन सी साइट डिस्कवर हुई? सबसे पहले हुई हड़प्पा साइट। तो उससे इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा बाय दयाल राम सानी इन 1921 and Mohenjo-daro by R.D. Banerjee in 1922 under the Director Generalship of Sir John Marshall pushed the antiquity of Indus Valley civilization backed by millennium। सो इसमें एक स्टोरी और रिलेट करती है कि कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे वो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इस एरिया में जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो कहा जाता है कि तब खुदाई करने पे वहां से ब्रिक्स देखने को मिली, ईंटें देखने को मिली। आसपास सारा एरिया मतलब इतनी ज्यादा कोई सेटलमेंट नहीं थी, ना ही वो एडवांस एरिया था। बट जब खुदाई की तो कुछ ईंटें वहां से निकली। उन्होंने उन ईंटों का क्या किया, उन्होंने उन ईंटों का यूज करना स्टार्ट कर दिया रेलवे लाइन को बिछाने में। फिर जब वहां पे देखा कि यहाँ तो बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं, कि मतलब यहाँ पे आसपास कोई शहर भी नहीं है, ना ही कुछ और है, बट फिर भी यहाँ से ईंटें निकल रही हैं। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो तब जाके ये साइट्स डिस्कवर्ड हुई, मोहनजोदारो और हड़प्पा। ये 1921 और 1922 के आसपास ये साइट्स डिस्कवर्ड की गई हैं। और ये एक स्टोरी, अब पता नहीं सच है कि नहीं है, बट ये एक स्टोरी, ये एक कहा जाता है कि रेलवे लाइन के दौरान ईंटें मिली थी और उन ईंटों से ही इन सिटीज की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। अब आगे बात करें क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। सो अर्ली हड़प्पन phase, the formative period is characterized by development of planned settlement, fortification and early script as seen in sites like Port Dizi and Amri. It marked the transition from Neolithic agriculture bases like Mehergarh to fortified township। सो अब क्या होता है, हम लोग देखिए सोसाइटी कैसे डेवलप करती है। सो हम लोगों ने, इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया तो इंसान के पास क्या हुआ कि फूड सरप्लस में रहने लग गया। फूड सरप्लस में रहने लग गया तो अब जब सरप्लस में रहेगा तो इंसान को फूड, जो कि पहले हंटिंग गैदरिंग में इंसान बिजी था, कि बस उसका 24 घंटे ध्यान यही था कि मेरे को जाके अपने लिए दो मतलब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ जंगल में जाके चाहे हंटिंग करे चाहे गैदरिंग करे, अपना फूड उसे उसका इंतजाम करना पड़ता था। बट एग्रीकल्चर आने से ये टेंशन इंसान की कम हो गई कि उसने फसल उगाई, उसको पता है कि इस टाइम बाद हमें फूड मिल ही जाएगा। तो ये टेंशन जब कम हुई तो इंसान ने दूसरी चीजों में दिमाग लगाना स्टार्ट किया, जिससे कि आर्ट डेवलप हुई या और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टूल्स डेवलप हुए, मतलब कि मेटल्स की अलग अलग तरह के मेटल्स, जैसे इन्होंने कि ब्रोंज बना लिया था, अलग अलग तरह के मेटल की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई। ट्रेड, लेन देन की बातें स्टार्ट हुई। तो उससे क्या होता है कि जब एक सिस्टम बनता है तो उससे एक कम्युनिटी सेटल हो जाती है। मतलब कि जब हंटिंग गैदरिंग करते थे तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ वो मतलब शिफ्ट होते रहते थे, इधर उधर दौड़ते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। बट जब एग्रीकल्चर आया, फूड आया, तो वो लोग क्या हो गए, वो लोग एक जगह पे सेटल हो गए, जहाँ पे वो अपनी फसलें उगाते थे वहीं पे ही रहने लग गए। जब रहने लग गए तो उनकी वहीं पे पॉपुलेशन भी बढ़ने लग गई। तो वो वहाँ पे पहले एक घर था, फिर उसके आगे जनरेशन आई तो पॉपुलेशन वो एक विलेज का रूप ले लेती है। फिर वही विलेज आगे जाके टर्न हो जाती है सिटी में। और इसी से ही स्टार्ट होता है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज। जब वो सेटल हुए, उन्होंने, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, विलेजेस बनी, सिटीज बनी, तो अब क्या होता था कि उन्हें वहां पे एक जगह पे रहने के लिए दूसरे लोगों से अपनी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, या दूसरे लोगों से छोड़ो, जंगली जानवरों से भी उन्हें अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो उनकी सेटलमेंट, उनकी वहां पे जितनी भी साइट्स थी, उनकी सेटलमेंट के लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। सो इससे ये सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। धीरे धीरे करते ये सिविलाइजेशन इतनी मैच्योर होगी कि उसने एडवांस सिटीज बनानी स्टार्ट कर दी, जिसमें कि काफी ज्यादा तरह की, मतलब कि एडवांस, जिसमें कि लार्ज स्केल ट्रेड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स, अर्बनाइजेशन, तो काफी मैच्योर हो गई। फिर उसके बाद लेट हड़प्पन फेज 1900 to 1300 BC मार्क्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ अर्बन पिक्चर। अब इसकी कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है कि किस लिए ये सभ्यता लुप्त हो गई या किस लिए कहा गया। कोई कहता है कि ये मतलब कि
ट्रेड नेटवर्क्स खराब हो गए, या फिर कोई कहता है कि वहाँ पे फ्लड्स आ गए, कोई कहता है कि ड्रोट्स आ गए। वो एरिया आज के टाइम पे देखें तो ये अरावली का एरिया इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो इसीलिए लोगों ने वहां से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो इसीलिए वो जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई। Marked by the decline of urban feature, de-urbanization and localization of culture, this phase, often referred to as sub-Indus culture, sees the fragmentation of great trade network and the abandonment of the classic Harappan civic standards. So इसीलिए वो चीजें डिक्लाइन हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उस सिविलाइजेशन की, टाउन प्लानिंग की और अर्बन आर्किटेक्चर की। सो ये किस तरह से कितना एडवांस था। अब हम जब कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम की सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी, तो आज के टाइम पे हम देखें कि आज के टाइम पे जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं या एडवांस मतलब सिटीज़ हैं, तो उन्हें देखिए तो उनमें कौन से फीचर कॉमन मिलते हैं। सबसे पहले तो एडवांस होने का मतलब ही यही है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा एडवांस होएगा। तो वही सेम चीज़ थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एडवांस थी, तो वहाँ की टाउन प्लानिंग भी सबसे ज़्यादा एडवांस थी। अब किस तरह की टाउन प्लानिंग थी, तो चलो देखते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अ फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी इंक्वायरी इज रिमार्केबल टाउन लाइफ। Unlike organic haphazard growth seen in many contemporary civilizations such as the Winding Street of Ur in Mesopotamia, Harappan cities were the product of meticulous conception and execution. They demonstrated a level of civic engineering and municipal organization that could not be seen again in the subcontinent for thousands of years, arguably until the planning of modern cities like Chandigarh. तो आप लोग अगर चंडीगढ़ गए हो तो, या फिर आप लोग इंटरनेट पे चंडीगढ़ का मैप सर्च करके देख लीजिए, तो चंडीगढ़ सेक्टर्स में डिवाइड है। कि सेक्टर्स की बात करें, वो एक ग्रिड सिस्टम में डिवाइड है, जिसमें कि इस तरह से बॉक्सेस की शेप में सेक्टर्स हैं, जिसमें हाउसेज हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं और टेम्पल्स, गुरुद्वारा। मतलब एक ही सेक्टर में, अगर आप एक सेक्टर में रह रहे हो तो आपको उसी सेक्टर में आसपास में आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे मार्केट जाना हो तो उस सेक्टर की स्पेसिफिक मार्केट होगी, वहीं उस सेक्टर का स्पेसिफिक गुरुद्वारा या टेम्पल होएगा, उस सेक्टर का स्पेसिफिक स्कूल होएगा, हॉस्पिटल होएगा। तो इस तरह की शेप में चंडीगढ़ आज के टाइम पे बसा हुआ है, जो कि इस तरह के रोड्स, ये जो खाली स्पेस बच गया, ये रोड्स हैं ये वाले। इसी शेप्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बनी हुई थी। आप लोग एक मूवी जरूर देख लेना, ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदारो। उसमें से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह की थी। वो काफ़ी सिमिलर इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बेस पे ही वो मूवी बनी हुई है। वहाँ पे आपको टाउन प्लानिंग, वो किस तरह के लोग थे, कैसे ट्रेड होता था, कहाँ कहाँ से लोग आके वहाँ पे ट्रेड करते थे, वो सब चीज़ें आपको उस मूवी में पता चल जाएंगी। तो वो मूवी जाके आप लोग जरूर देखना। द ग्रिड सिस्टम, सो वहाँ की सिटीज़ का भी ग्रिड सिस्टम था एंड स्ट्रीट लेआउट। These cities were laid on a scientific grid pattern often referred to as chessboard layout. Streets were oriented cardinal direction north, south and east, west, intersecting at right angles. So streets जो थी वो एक दूसरे को right angles पे काटती थी। कुछ स्ट्रीट थी जो कि नॉर्थ साउथ की ओरिएंटेशन में थी और कुछ स्ट्रीट्स थी जो कि ईस्ट वेस्ट की ओरिएंटेशन में थी। तो इस तरह से पूरे टाउन की प्लानिंग की गई थी। Hierarchical street network. A hierarchy of street existed. Major avenue, smaller cross street and narrow lanes. फिर कुछ रोड्स जो थे वो तो मेजर रोड्स थे, जैसे आज के टाइम हम देखें नेशनल हाईवेज हैं, फिर स्टेट हाईवेज हैं, फिर लोकल रोड्स हैं और फिर वहीं पे लिंक रोड्स हैं। तो उसी तरह पे वहाँ पे भी थे। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पे भी वैसे ही है, जैसे सुखना पथ है। तो ये वो सुखना पथ जो है वो काफ़ी मतलब ब्रॉड रोड है, और उसी के साथ साथ फिर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में रोड है, और सेक्टर्स में भी अगर आप देखें तो कुछ मोहल्ले के रोड्स हैं। तो उसी तरह से हायरार्किकल स्ट्रीट नेटवर्क था, जिसमें कि पहले मेजर एवेन्यूज थे, फिर उससे स्मॉलर क्रॉस स्ट्रीट थी, फिर नैरो लेन्स थे। The main streets were wide, sometimes up to 30 feet, designed to accommodate two-way wheeled traffic and procession. Orientation and privacy. Houses generally opened into a side lane rather than main noisy avenue. The architectural choice indicate a cultural preference for privacy and noise control. Encroachment control. Archaeological evidence suggests strict enforcement of building codes. Buildings rarely encroached upon public thoroughfare
implying a strong municipal authority regulating urban spaces. So अब देखें हम लोग कि अब चलो ठीक है, हम लोगों ने बना दिया कि हम लोगों ने एक सिटी को प्लान कर दिया, उसको इसी तरह ग्रिड सिस्टम फॉर्म में हम लोगों ने प्लान करके वहाँ पे हाउसेज भी बना दिए, लोग रहने भी लग गए, सारा कुछ होने लग गया, सीवेज सिस्टम भी इतना अच्छा हमने डाल दिया। बट अब डाल तो दिया, अब उसको मेंटेन भी तो करना है ना। तो मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? आज के टाइम सिटीज में क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, तो उसी तरह से वहां पे भी म्यूनसिपल अथॉरिटी थी। सो वही बात आ गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और पॉलिटिकल सिस्टम, तीनों ये चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। सो अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, अब उसको बनाए रखने के लिए वहाँ लोग आसानी से रह सके, उसके लिए हमें एक पॉलिटिकल या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेगा, लोगों को मैनेज करेगा और पूरे को मतलब कि एक अच्छे स्मूथ सिस्टम से चलाता रहेगा। तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी भी होती होगी। नेक्स्ट जो बात करें, सिटाडल एंड द लोअर टाउन डिवीजन, ये जो हमें देखने को मिलता है सिटाडल और लोअर टाउन डिवीजन, ये सिर्फ इसके लेआउट को ही नहीं दर्शाता कि वहाँ पे कुछ पोश एरिया थे और कुछ लोअर एरियाज थे, इसको ही नहीं दर्शाता, वो इसकी सोसाइटी को भी दर्शाता है कि अगर कहीं पे सिटाडल बना हुआ है, कि कहीं पे काफी ज्यादा अच्छे घर बने हुए हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि लोगों के बीच थोड़ी अनइक्वालिटी या ऊंच नीच होती होगी, कि कहीं पे एक एलीट क्लास होती होगी, कहीं पे लोअर क्लास होती होगी। सो ये इस चीज को भी दर्शाता है। A structural dichotomy characterized most mature sites, the division into citadel and the lower town. So citadel क्या होता था? ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बना होता था जो कि यूजुअली जो एक सिटी का लेवल होता है उससे थोड़ा ऊंचा होता था, टिपिकली लोकेटेड टू द वेस्ट एंड built on high podium of mud bricks. This raised area housed important public building, religious structure like the Great Bath and granaries. It was often fortified with the walls separating it from rest of the society. So अगर ये चीजें थी कि बाकी सोसाइटी थे, इस सोसाइटी को सेपरेट किया जाए, तो डेफिनेटली वहां पे एक क्लास डिवीजन तो होती ही होगी। कि अगर ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी या फिर टेम्पल्स थे, रिचुअल स्ट्रक्चर्स या ग्रेनरीज वगैरह थी, तो वहाँ पे काम करने, ऐसा नहीं है कि हर कोई वहाँ पे काम करता होगा, वहाँ पे काम करने के लिए भी स्पेशल लोग होंगे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि उनकी सोसाइटी में एक डिवीजन भी होती थी। और जो लोअर टाउन था, लोकेटेड टू द ईस्ट, दिस लार्जर एरिया कंटेन द रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ द कॉमन पीपल, आर्टिसन एंड मर्चेंट. इट वाज आल्सो लेड आउट इन अ ग्रिड एंड ओकेजनली possessed its own boundary wall. Exceptions and variation. Dholavira, this site is unique for its tripartite division into citadel, middle town and the lower town. सो धोलावीरा में हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, एक सिटाडल है, उसके बाद एक मिडल टाउन है और फिर लोअर टाउन है, रिफ्लेक्टिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर. Chahundaro, this is the only major city without a fortified citadel, suggesting it may have been industrial center rather than an administrative capital. Lothal, the citadel was not walled off but built on a height. Next is drainage and sanitation, engineering excellence. The Harappan drainage system is arguably the most advanced in the ancient world, surpassing even Rome in its focus on individual hygiene and household waste management. This focus on sanitation is favorite theme for UPSC mains and prelim question regarding the utilitarian nature of civilization. Network integration. Almost every house had a private bathing area and a latrine connected with the terracotta pipes to street drains. The widespread presence of wells, over 700 in Mohenjo-daro alone, ensured a constant water supply. So वहाँ पे क्या होता था कि जो ऐसे जो रोड्स होते थे या जो गलियां होती थी, उनके बीच में से ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे सीवेज सिस्टम होता था, और जो हाउसेज होते थे साइड पे, उनमें से मतलब उनमें से छोटी ड्रेन्स आके इस बड़ी ड्रेन को कनेक्ट करती थी, और इस तरह से पूरा एक सीवेज सिस्टम पूरी मतलब कि सिटी में इंटरकनेक्टेड था, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था सीवेज सिस्टम का, और ये काफी एडवांस सिस्टम था. सो देख रहे हो, ओवर 700 प्रेजेंस ऑफ वेल इन मोहनजोदारो अलोन, मोहनजोदारो में ही 700 से ज्यादा कुएं होते थे, और वो काफी फोकस करते थे प्राइवेट बाथिंग एरिया एंड लैट्रिन कनेक्टेड विया टेराकोटा पाइप.
सो देख रहे हो अपने से कितने ज़्यादा मतलब कि पुराने समय में लोग रहते थे। आज के टाइम हम क्या कहते हैं कि पुराने लोगों को, जो कि हम बुजुर्ग लोगों को, या मतलब कि हम लोग ऐसे कह देते हैं कि आपका समय थोड़ी ना। आज के टाइम हम ज़्यादा मॉडर्न है, हम मॉडर्न है। जैसे ही नया नया समय आता रहता है, नई पीढ़ी आती रहती है, वो खुद को मॉडर्न समझने लग जाती है, और पुरानी पीढ़ी को समझती है कि वो तो बैकवर्ड है, उनको क्या पता है इन चीज़ों के बारे में। बट ये देखिए कितने साल पुरानी ये सभ्यता है, और इसमें हमें प्राइवेट बाथिंग एरिया हमें देखने को मिलता है, लैट्रिन एरिया भी हमें हर घर में देखने को मिलता है। बट वहीं पे ही आज हमें क्या कैसी स्कीम्स चलानी पड़ रही हैं। आज के टाइम हम खुद को एक मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, बट वहीं पे हमें स्वच्छ भारत जैसी स्कीम्स भी चलानी पड़ती हैं। इसका सिंपली अगर देखें तो कहने का मतलब हमें लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि आप लोगों को कहाँ पे बाथरूम जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। सिंपल सी ये बात है। तो ये मतलब इंडिया इस लेवल पे है आज के टाइम पे। Next is cover drain. These three drains were made of mortar, lime, and gypsum and were covered with large brick slabs or stone. These covers could be lifted off cleaning, indicating a sophisticated understanding of hygiene and disease prevention. So क्या होता था कि जो बड़ा ड्रेन था, जो ये मेन वाला ड्रेन है, यहाँ पे ड्रेन्स को कवर किया जाता था मोर्टार, लाइम और जिप्सम से, और कई जगह पे स्टोन से या फिर स्लैब्स बना के रखे जाते थे कि उसको उठा के वहाँ पे सफाई की जाए या देखा जाए कि कैसे कि वो सही चल रही है या नहीं। जो कि आज के टाइम पे हमें सीरियस सिस्टम में देखने को मिलता है कि कई कई जगह पे ऐसे गोल ढक्कन हमें देखने को मिलते हैं रोड्स पे। अगर बात की जाए तो कई जगह पे तो देखने को ही नहीं मिलते, सिंपली गड्ढे होते हैं। और हमें काफ़ी वीडियोस जब भी बारिश का समय आता है हमें देखने को मिलती है कि गाड़ियां उसके अंदर घुस रही हैं, कोई बाइक वाला आ रहा है, वो एकदम से सारी रोड पे पानी पानी हो रहा है, और एकदम से बाइक वाला आ रहा है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे सीवेज था और सीवेज का ढक्कन ही नहीं है, और वो गिर पड़ता है उसमें। कितनी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं। बट वहीं पे इतनी पुरानी सभ्यता है, वो हमसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा एडवांस है। अब बताओ हम मॉडर्न है या वो मॉडर्न थे। Soak pits and manholes. Sedimentation pits were placed at intervals to allow solid waste to settle while liquid manholes were installed at regular junction for inspection, cleaning and a picture of modern municipal engineering. So क्या होता था कि जैसे ये ड्रेन चल रही है तो उसमें भी इस तरह के गड्ढे बना दिए जाते थे थोड़े थोड़े गैप पे, कि जो सॉलिड वेस्ट है वो उन गड्ढों में बैठ जाए, और जो लिक्विड है, जो कि पानी वगैरह या जो लिक्विड है, वो सारा आगे चला जाए, ताकि वो जो सीवेज सिस्टम है, वो जो ड्रेनेज है, वो बंद ना हो। तो ये इतना ध्यान उन्होंने रखा हुआ था। अब जब इतने सारे मतलब ड्रेनेज सिस्टम के इतने सारे फीचर्स हैं या इतने सारे उसमें फंक्शंस हैं, उन्होंने एक एक चीज पूरी देख समझ के उन्होंने बनाई और रखी, तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक सिस्टम होता होगा, एक म्यूनसिपैलिटी सिस्टम होता होगा। फिर उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी होएगी जो कि लोगों को अपॉइंट करेगी, या फिर वो म्यूनसिपैलिटी कैसे काम करेगी उसकी देख रेख करेगी। तो पूरा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी उनका एक अच्छे तरीके से काम करता होगा, तभी जाके वो ये सारी चीजें बना पाए होंगे और इन सभी चीजों को फंक्शनली यूज कर पाए होंगे। So next is construction material and standardization. The uniformity in construction material across the vast Harappan territory is a testament to centralized production or strict guild regulation. सो हम लोग देखें इंडिया में जो भी नोट्स हैं, चाहे वो 10 रुपए का नोट है, चाहे वो 100 रुपए का नोट है, वो चाहे आप नॉर्थ इंडिया में हो चाहे साउथ इंडिया में हो, तो वो हमें देखने को सेम ही नोट देखने को मिलेगा। आप चाहे नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, वहाँ भी 100 का नोट वैसा ही होएगा जो कि साउथ इंडिया में जैसा 100 का नोट होएगा। चाहे ईस्ट इंडिया में चले, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाओ, चाहे वेस्टर्न गुजरात राजस्थान में चले जाओ। तो ये क्या दर्शाता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होएगा, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम होएगा, जो कि इन नोट्स को बना रहा है और पूरे इंडिया में बांट रहा है, कि एक ही जगह से ये नोट बन के आ रहे हैं और पूरे इंडिया में ये काम कर रहे हैं या बट रहे हैं और लोग इससे काम कर रहे हैं। सो वही चीजें थी, हमने जहाँ जहाँ भी इन साइट्स पे देखा, तो जो ब्रिक्स थी उनकी डायमेंशन या उनकी जो ब्रिक्स की बनावट थी वो सेम ही थी। तो सेम थी, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, इससे पता चलता है कि वो जो ब्रिक्स थी उनको बनाने का जो प्रोडक्शन या उनको बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था या प्रोडक्शन यूनिट था, या कोई ऐसा
अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होएगा जो कि कंट्रोल करता होएगा कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ही तरह की ब्रिक यूज हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहां पे सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन होता होगा। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक बेक्ड इन क्लिंस इज यूनिक टू द इंडस वैली। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इजिप्ट यूज ड्राइड ब्रिक, मेसोपोटामिया बेक्ड ब्रिक प्राइमरी फॉर की स्ट्रक्चर। अब देखो, जो इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स यूज कर रही थी, बट हम उस टाइम पे क्या यूज कर रहे थे, हम बर्न्ट ब्रिक यूज कर रहे थे, जो कि जैसे कि ब्रिक्स आज के टाइम पे भट्ठे में हम आग जला के उनको भट्ठे में जो ब्रिक्स तैयार करते हैं वो हम लोग उस टाइम पे भी यूज कर रहे थे, बट वहीं पे इजिप्ट में ड्राइड और मेसोपोटामिया में बेक्ड ब्रिक्स यूज हो रही थी। The Harappan brick followed a standardization of 1:2:4 thickness, width, length, regardless of brick actual size. This standardization facilitated modular construction and quick repair. Stone masonry. While brick was dominant in the alluvial plain where stones was scarce, stone was extensively used in rocky regions of Gujarat, particularly at Dholavira and Surkotada. ये जितनी भी साइट्स आ रही हैं इनको प्लीज आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये साइट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रीलिम्स में सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे साइट्स के और पूछा गया होगा कि कौन सी साइट इन द सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है या कौन सी साइट इन द सिविलाइजेशन को बिलोंग नहीं करती। सो आपको ये सारी साइट्स याद होनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद वुड की बात करें, टिम्बर वाज यूज्ड फॉर रूफ्स, लिंटल्स एंड बीम्स, दो इट हैज लार्जली डिकेड, लीविंग ओनली पोस्ट होल्स एज एविडेंस। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, द अग्रेरियन बेस, द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ robust combination of surplus agriculture, specialized craft production and an extensive trade network spanning the Near East. The ability to support large urban population implies a highly efficient system of food production and distribution. The fertility of Indus floodplain, renewed annually by silt-laden floods, supported a dense population. सो सिंपल सी बात है, इंडस वैली में जो भी हमें साइट्स देखने को मिली, चाहे वो हड़प्पा थी, चाहे वो मोहनजोदारो थी या बाकी जितनी भी साइट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। ऐसा नहीं था कि 1-2 घर ही रहते थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। और ज़्यादा पॉपुलेशन रहने के लिए उसको ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत होएगी, खाने की ज़रूरत होएगी, तो इसका मतलब वहाँ पे सरप्लस एग्रीकल्चर होता होएगा। जो हमने शुरू में बात की कि इंसान ने जैसे ही एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो वो सेटल होता गया तो उस वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और बड़े सिटी सेंटर्स बनते गए। सो सिमिलरली अगर सिटी सेंटर्स हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन होएगी तो उसको फूड चाहिए होएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे सरप्लस एग्रीकल्चर होता है। अब एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे क्रॉप्स हार्वेस्ट लोग करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम भी हमें चाहिए होता है। इसीलिए हमें कई साइट्स पे ग्रेनरीज भी देखने को मिलती हैं कि जहाँ पे क्रॉप्स को स्टोर किया जाता था आफ्टर हार्वेस्ट। क्रॉप डाइवर्सिटी की बात करें तो दी हड़प्पन्स वर एन एग्रीकल्चरल पावर हाउस। मेजर क्रॉप्स इंक्लूडेड व्हीट, ट्रिटिकम एंड बार्ले, होर्डियम विच वर द स्टेपल फूड फाउंड इन ग्रेनरीज। अदर क्रॉप्स इंक्लूडेड सेजमे, मस्टर्ड, पीस, चिकपीस एंड लेंटिल। उसके बाद कॉटन, द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट नॉन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ग्रीक्स लेटर रेफर टू इट एज सिंधम, derived from Sindhu, and traces of the woven cotton cloth have been found at Mohenjo-daro. सो कॉटन की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही होती है कि हम लोगों ने कॉटन से कपड़ा बनाया और कपड़ा बना के फिर हम पहनने लगे। सो इस चीज़ का जितना भी मान लो कॉटन का अर्लीस्ट एविडेंस हमें आज तक देखने को मिला है वो इंडस वैली के एरा में ही हमें देखने को मिला है। सो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से आ सकता है कि इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, कि वो अर्लीस्ट प्रोड्यूसर थे कॉटन के या नहीं। सो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। राइस कल्टीवेशन, एविडेंस ऑफ राइस इज रेयर एंड डिबेटेड फॉर द मैच्योर फेज बट हैज बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ राइस हस्क एम्बेडेड इन पोटरी एट लोथल एंड रंगपुर, गुजरात। सो राइस पे अभी तक डिबेट चल रहा है कि राइस वहाँ पे हमें देखने को तो मिले हैं बट हमें ये नहीं पता कि वो राइस उगाते थे या नहीं उगाते थे, इसका हमें क्लियर एविडेंस नहीं है आज तक। अब एग्रीकल्चर की बात करें,
एग्रीकल्चर का सिंपली हम लोग देखें, एग्रीकल्चर जब हम फसलें उगाएंगे तो हमें उगाने के लिए कोई ना कोई टूल तो चाहिए ही होएगा, भले ही वो सिर्फ एक मिट्टी उखाड़ने के लिए या फिर प्लांट को उसके बीज को लगाने के लिए। सो टूल तो चाहिए ही होएगा। टूल चाहिए तो टूल का मतलब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी अब हम देखते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी थी। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग मेनली 3-4 चीजें देखेंगे। पहले तो देखेंगे रॉ मटेरियल, या और फिर देखेंगे टूल्स कि कौन कौन से टूल्स हमने देखने को वहां पे मिलते हैं। सो दे यूज्ड वुडन प्लोज। सो प्लो तो होते ही थे, और प्लो कौन से होते थे, वो वुड के बने होते थे। अ टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो वाज फाउंड एट बनवली। सो ये भी हमें याद रखना है कि किस तरह का के चीजें कहाँ कहाँ कौन सी साइट्स पे मिली। सो जैसे कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो कहाँ मिला, बनवाली में। अ प्लोड फील्ड सरफेस वाज डिस्कवर्ड एट कालीबंगा शोइंग अ ग्रिड ऑफ फुरो फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग मस्टर्ड एंड ग्राम, a practice still used in Rajasthan today। इरिगेशन सिस्टम, सो एग्रीकल्चर है, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। सबसे पहले तो होती है सोइल। दो चीज़ें जरूरी होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, एक होती है सोइल, दूसरी होती है वाटर। दूसरी क्या होता है, दूसरा होता है वाटर। सो अब सोइल के लिए हमें ऑब्वियसली टूल्स चाहिए कि हम उसको प्लो कर सकें। प्लो के बाद हम उसमें अगर हमने फसल उगानी है तो उसको बीज बोने के लिए भी हमें कोई ना कोई टूल की जरूरत पड़ती रहेगी। सो सोइल से हम लोगों को टूल्स के बारे में पता चल गया। और वाटर, वाटर हम ऐसे तो है नहीं कि बाल्टियां भर भर के वो डालते होंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई उनका जो कि इरिगेशन सिस्टम था। तो जब मतलब उन्होंने खुदाई की तो पूरे का पूरा कैनाल सिस्टम ही हमें देखने को मिलता है वहां पे। The Hadappans relied on flood water irrigation. However, sophisticated water harvesting reservoirs were found at Dholavira, and traces of canals have been identified at the outpost of Shurtugai in Afghanistan। So मेजरली तो वो फ्लड वाटर पे ही मेनली वो डिपेंड करते थे कि जैसे ही फ्लड आता था तो वो पूरे फील्ड को इरिगेट कर देता था। बट वहीं पे हमें लार्ज रेजरवायर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि धोलावीरा पे हमें देखने को मिलती है। फिर कैनाल सिस्टम भी शोर्तोगाई इन अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलता है। Important note: prohibited crops for examity, crucial for exam elimination to note that sugarcane was not cultivated by Harappan. Similarly, the cultivation of pulses is not well documented compared to the cereal, though some evidences exist। अब हम शुगर केन से हम सिंपली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, इंडिया में शुगर केन की काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। तो इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया में शुगर केन की खेती होती है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी शुगर केन की खेती होती होगी, नहीं, तब शुगर केन की खेती नहीं होती थी। और दूसरी बात, पल्सेस की भी इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस तो मिले हैं, बट इतने अच्छे से हमें पता नहीं कि कौन कौन से पल्सेस उगाए जाते थे। मेजरली हमें ये पता है कि वीट और बार्ले उगाया जाता था उनके द्वारा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के द्वारा। अब एनिमल्स की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री एंड द हॉर्स डिबेट। सो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो डोमेस्टिकेशन तो हमने देखा कि हमने नियोलिथिक एरिया में ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था डोमेस्टिकेशन को। तो ऑब्वियस ही बात है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी डोमेस्टिकेशन होती होगी। आप वो जो ऋतिक रोशन वाली मूवी देखोगे तो उसमें भी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, कई तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। एक तो ऋतिक रोशन को वो सपना भी आता है यूनिकॉर्न का उस मूवी में, तो यूनिकॉर्न का भी उसका भी अभी जिक्र आएगा। वो सील्स पे, एक सील पे वो यूनिकॉर्न बना भी हुआ है। तो तो इससे आइडिया ये होता है कि, और दूसरी बात जो एग्जीबिशन हुई वहाँ पे काफ़ी सारे फॉसिल्स भी हमें मिले हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया करते थे। अब कौन कौन से किया करते थे, इसका एक एविडेंस और भी मिलता है कि जो ये सील्स हैं जो वो ट्रेड के लिए यूज़ किया करते थे, इन पे भी वो एनिमल्स बने होते थे। इन पे भी वो एनिमल्स बने हुए हमें दिखते हैं। उनसे भी हमें आइडिया चलता है कि तब कौन कौन से एनिमल्स लोग पालते थे या उस समय कौन कौन से एनिमल्स होते थे। सो सबसे पहले है हम्ड बुल, जेबू। वो फेवर्ड एंड अपीयर फ्रिक्वेंटली ऑन सील, सिंबलाइजिंग पावर एंड वर्टिलिटी। अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग बफेलो, शीप, गोट, पिग, एसेस एंड डॉग्स। वाइल्ड एनिमल की बात करें, दे वर फेमिलियर विद एलिफेंट, राइनोसोर्स, रिमेन्स एट आमरी,
tiger and deer, all of which appears on seal. So elephant rhinoceros remains found at आमरी. आप मूवी देखोगे तो ऋतिक रोशन का जो गांव होता है वो भी होता है आमरी. आमरी से ही वो बिलोंग करता होता है. वो उसके बाद वो जाता है मोहनजोदारो में और फिर वहाँ पे सारी मूवी चलती है. तो ये एक साइट है जहाँ पे रिमेन्स भी फाइंड देखने को मिले. द लाइन इज नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम हड़प्पन सील एंड आर्ट, अ की डिस्टिंक्शन फ्रॉम मेसोपोटामियन आर्ट वेयर लाइन हंट्स वर कॉमन. सो लाइन यहाँ पे मिसिंग है बट टाइगर हमें देखने को मिलता है उनकी सील्स पे. अब जो एक कंट्रोवर्सी रहती है वो ये रहती है कि उन लोगों को हॉर्स के बारे में पता था या नहीं, या उस समय हॉर्स वहां पे होते थे या नहीं. द प्रेजेंस ऑफ हॉर्स इज हाईली कंटेंटियस टॉपिक इन यूपीएससी एंड हिस्टोरिकल डिबेट्स. The horse was not a central animal in the mature Harappan phase, unlike the Vedic Aryans, for whom the horse was central. Exception: horse bones have been reported at Surkotada, dated 2000 BCE. Late phase terracotta figurines suspected to be horses are found at Lothal and Mohenjo-daro, but identification is debated, often confused with Onega's wild asses. सो सुरका टोटा में रिमेन्स तो मिले हैं हॉर्स बोन के, बट और टेराकोटा फिगरीन्स भी मिले हैं, बट अब वो ये नहीं पता कि वो जैसे कि खच्चर या गधे इसके मिले हैं या वो फिर वो हॉर्स के ही है. तो ये एक कंट्रोवर्सी, इसका क्लियर आंसर आज तक नहीं मिल पाया. और यूपीएससी में आई थिंक इसका कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं हॉर्स के अराउंड. If a statement says Harappan were wildly familiar with horse or horse center civilization, it is false. अगर एग्जाम में आता भी है तो ये गलत ही होएगा. ऐसी हॉर्स से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट एग्जाम में आएगी यूपीएससी में वो गलत ही होएगी. नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉमर्स. सो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, मेलुहा एंड बियॉन्ड. The Indus Valley civilization has a highly developed trade network, both overland and maritime, which were driver of its prosperity. पहले एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया, सुमेरिया आर वेल डॉक्यूमेंटेड. मेसोपोटामिया क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट रेफर्स टू द इंडस रीजन एज मेलुहा. सो मेसोपोटामिया के लोग इस रीजन को मेलुहा कहते थे. दे ऑल्सो मेंशन इंटरमीडिएट ट्रेड स्टेशन. दिलमन आइडेंटिफाइड एज बहरीन एंड मकरान कोस्ट ओमन. सो ये इन दो ट्रेड स्टेशंस के बारे में भी हमें इन टेक्स्ट में देखने को मिलता है. एक्सपोर्ट. द हड़प्पन एक्सपोर्टेड वैल्यूएबल गुड सच एज कॉटन, टेक्सटाइल, आइवरी प्रोडक्ट, कार्नेलियन बीड्स which were highly prized in Mesopotamia, shell bangles, lapis lazuli, pearls and timber. Import क्या करते थे? The Harappan were resourceful in procuring raw material from distant region. सो मेनली अगर इंपोर्ट की बात करें तो मेनली वो रिलेट करता था स्टोन से या फिर मेटल से. तो सिंपली क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे? गोल्ड आता था. गोल्ड कहाँ से आता था? कोलर माइन कर्नाटका और अफगानिस्तान से. सिल्वर कहाँ से आता था? अफगानिस्तान एंड ईरान. कॉपर कहाँ से आता था? खेतरी माइन राजस्थान एंड ओमान. टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान एंड ईरान. लेपिस लजूली कहाँ से आता था? शोर्तुगाई. और स्टीटाइट कहाँ से आता था? साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात. टुर्कोइज कहाँ से आता था? वो आता था ईरान से. सो ये आप लोग याद कर लेना मेनली. उसके बाद करेंसी की बात करें तो उस समय पे करेंसी नहीं होती थी. उस समय पे जो होता था वो बार्टर ट्रेड होता था कि एक आदमी को फॉर एग्जांपल अनाज की जरूरत है, उसके पास कोई स्टोन है या गोल्ड है या सिल्वर है, वो अनाज के बदले में उसका लेन देन कर लेते थे. तो बार्टर सिस्टम होता था. अब बार्टर सिस्टम होता था तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वो सील्स का यूज कैसे करते थे? सील्स फिर किस लिए होती थी अगर बार्टर सिस्टम होता था? सील्स इसलिए होती थी जैसे कि वो एक तरह का, मान लो आप कह लो कि ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है. तो सील ये दर्शाती थी कि ये सील कि ये जो भी गुड्स हैं वो कहाँ से आए हैं बेसिकली. हालांकि इसकी कोई भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि सील्स का मेन यूज़ क्या होता था. कि वो कई लोग कहते हैं कि वो नज़र उतारने या इस चीज़ के लिए भी लोग गले में या बाजू पे बांध के भी रखते थे. ट्रेड के लिए भी यूज़ होता था. इस चीज़ का एग्जैक्ट हमें पता नहीं है. वो इसलिए पता नहीं है क्योंकि उनकी अभी तक हम कैलीग्राफी या उनकी लैंग्वेज को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं. वेट्स एंड मेजर की बात करें, ट्रेड वाज रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ चार्ट, लाइमस्टोन एंड स्टेटाइट. They were cubical and devoid of marking. The lower
denomination followed by binary 1, 2, 4, 8, 16, 32, while higher denomination followed the decimal system. The traditional Indian ratio of 16 anna is equal to 1 rupee traces its roots to this period. अब रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं. Unlike Egypt or Mesopotamia, the Indus Valley civilization yielded no temple places or monumental religious structure. Religion was likely a private or community affair involving ritual and symbolism, making its interpretation heavily reliant on seals and terracotta figure. सो हमें कोई ऐसे टेम्पल्स या पैलेसेस या कोई भी मोनूमेंटल रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला. हम सिर्फ सील्स को देख के ही हम आइडिया लगा पाए हैं कि वो उनकी कैसी सोशल प्रैक्टिसेस थी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी. सो ये एक पशुपति सील है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. इसको देख के आप इसको एक तरह से अपने माइंड में इसकी पिक्चर एक बना लीजिए कि इस तरह का फिगर है. उसके अराउंड ये एनिमल कौन कौन से एनिमल्स हैं. ये एनिमल है, एलिफेंट है, फिर टाइगर है, फिर डियर है. ये 4 डियर हैं. उसके बाद हमें देखने को मिलता है राइनोसोरस. फिर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बुल देखने को मिलता है, और ये आई थिंक है बाइसन. सो ये एनिमल्स हैं. इस पे क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी हुआ है और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है. द मोस्ट फेमस रिलीजियस आर्टिफैक्ट इज स्टीटाइट सील डिस्कवर्ड एट Mohenjo-daro, depicting a deity often identified as Proto-Shiva or Pashupati. Iconography, the figure is seated in a yogic posture on a low throne, suggesting the antiquity of yoga in India. He has 3 faces, 3 mukha and a horned headless. Surrounding animal, an elephant and a tiger are on the right, a rhinoceros and a buffalo are on the left, 2 antelopes, deer below the 3 throne. Then significance, Sir John Marshall interpreted this as an early form of Shiva worship, linking to the concept of Pashupati, Lord of Beasts, and the Yogisvara aspect of Shiva. Next is Mother Goddess and Nature Worship. सो ये हमें एक फिगर, इस तरह का फिगर हमें देखने को मिलता है. हमें उनकी जो खुदाई हुई तो उसमें से हमें इस तरह का एक फिगर मिला है और उसको नाम दिया गया है मदर गोडेस एंड फर्टिलिटी कल्ट. Numerous terracotta figurines of women heavily jeweled and often with distinct fan-shaped headgears have been found mostly in Mohenjo-daro and Harappa. These are believed to represent mother goddess of fertility deity, indicating a matriarchal aspect of the religion or at least strong reverence for the feminine divine. Additionally, evidence of phallus, lingam and vulva yoni worship suggests fertility rituals. तो जैसे कि आज के टाइम पे शिवलिंग की वर्शिप होती है, उस टाइम पे भी हमें कुछ ऐसे फिगर्स वहाँ पे हमें मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हमें शिवलिंग वर्शिप की एक झलक देखने को मिलती है. नेचर एंड एनिमल वर्शिप, पिपल ट्री डिपिक्टेड ऑन सील्स ऑफन विद द डाइटी स्टैंडिंग इनसाइड इन which persist in India today as the sacred pipal. Unicorn, the most common animal on seal, is a mythical unicorn, one-horned bull which likely held totemic or religious significance. It appears on over 60% of the seal. Humped bull, highly venerated, depicted on countless seals and terracotta figures. Fire altar found specifically at Kalibangal and Lothal, suggesting fire worship or ritual sacrifice. This practice is distinct from image worship seen as Mohenjo-daro and brings the practice closer to the later Vedic tradition of yajna. So आज के हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन में एनिमल वर्शिप भी होता है कि जितने भी भगवान हैं उनके साथ कोई ना कोई एनिमल या कोई ना कोई बर्ड रिलेटेड है. फिर वहीं पे पीपल की भी हिंदू कल्चर में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. सो सिमिलरली जो हमारा कल्चर है वो इसी सिविलाइजेशन से डराइव हुआ है और इस सिविलाइजेशन में हमें पिपल ट्री की वर्शिप भी देखने को मिलती है, हम बुल की वर्शिप भी देखते हैं और यूनिकॉर्न और फायर आल्टार जो कि यज्ञ बाद में यज्ञ के रूप में बदल गए, ये भी हमें इस सिविलाइजेशन से देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज बरियल प्रैक्टिसेस. Belief in the afterlife, burial custom varied, but general practice was extended in inhumation orientation. Bodies were typically laid north to south. So north south डायरेक्शन में बॉडीज को रखा जाता था
Grave goods, pottery, ornament and mirrors were buried with the dead, but unlike Egypt, they did not bury expensive wealth or large quantities of gold, suggesting a different philosophy regarding the afterlife or inheritance. अब हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे या नहीं, बट उनकी बरियल प्रैक्टिसेस से हमें आइडिया होता है कि उन्होंने बरी जब इंसान को बरी करते थे तो उसके साथ पोट्री, ऑर्नामेंट और मिरर भी बरी कर दिए जाते थे। तो ये शायद एक मान्यता होती होगी कि इंसान की वहाँ पे मरने के बाद भी कोई ना कोई लाइफ होती है, तो उसके लिए वो सारी चीजें बरी कर देते थे। और उसके बाद डबल बरियल भी हमें देखने को मिलता है। अ मेल एंड फीमेल बरीड टुगेदर एट लोथल, लीडिंग टू स्पेकुलेटिंग और अनप्रूवन थ्योरीज अबाउट सती। सो हिंदू कल्चर की बात करें तो हिंदू कल्चर में एक सती प्रथा होती थी पहले के टाइम पे। तो उसमें क्या होता था, जब पति की डेथ हो जाती तो उसके साथ ही जो कि वाइफ होती थी उसको भी मतलब कि सती के रूप में वो आग पे जाके बैठना पड़ जाता था। अब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेल और फीमेल एक साथ बरी किए गए पाए गए हैं। सो ये इस चीज का हमें आइडिया दे सकता है कि शायद उस टाइम पे भी सती प्रथा होती होगी। देन डॉग विद ह्यूमन, एविडेंस फाउंड एट रोपड़। coffin burial, a unique wooden coffin evidence was found at Hadappa. Pot burial found at Surkotoda, where bones were placed in a pot. Cemetery, a late Hadappan culture at Hadappa showing distinct on burial practices and painted pottery. Next is art craft and technology, a bronze age legacy. सो ये ब्रोंज एज की बात करें तो वहां पे हमें काफी ब्रोंज के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रक्चर इस तरह का हमें देखने को मिलता है, काफी सारी, और जो ब्रोंज टेक्निक उस समय पे यूज की जाती थी, आज के टाइम पे भी काफी स्ट्रक्चर, मान लो ब्रोंज के जो स्ट्रक्चर है, काफी स्ट्रक्चर उसी टेक्निक को यूज करके ही बनाए जाते हैं आज के टाइम पे भी। सो होता क्या था पहले, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पहले एक ना मोल्ड बनाया जाता था मिट्टी का, कि जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है उस तरह की शेप उसमें बना दी जाती थी। फॉर एग्जांपल हम ये आइडिया ले लेते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस तरह की वो क्या नाम है कि एक मिट्टी का वो बनाया जाता था और इसमें वैक्स फिल कर दी जाती थी। वैक्स फिल कर दी जाने के बाद ये जो मिट्टी है ये एक स्ट्रक्चर सूख जाता था और उसके बाद यहाँ पे होल रखा जाता था। तो जब गर्म करते थे तो ये वैक्स जो है यहाँ से बाहर निकल जाती थी और अंदर एक मोल्ड तैयार हो जाता था। फिर उस मोल्ड में मेटल को डाल दिया जाता था और उस तरह का फिर वो जो शेप का वो मोल्ड बना होता था उस तरह का फिर वो फिगर बन के हमें देखने को मिल जाता था। तो इस तरह से एक ब्रोंज टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की हुई थी उस टाइम पे। द हड़प्पन्स वर मास्टर क्राफ्टमैन displaying high proficiency in metallurgy, lapidary and modeling. The Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization. दे न्यू कॉपर, ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन। सो ब्रोंज किससे मिलके बनता था, ब्रोंज मिलके बनता था कॉपर और टिन। इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता था तो जो मेटल बनता था उसको कहा जाता है ब्रोंज, इसको हिंदी में कहा जाता है कांसा। और फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और लेड के बारे में भी वो जानते थे। ब्रोंज अब किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर टूल्स, वेपन्स एंड स्टैच्यूज। द पॉसिबिलिटी ऑफ टिन इन इंडिया मेंट ब्रोंज वाज प्रीशियस एंड ऑफन यूज्ड फॉर हाई वैल्यू आइटम लाइक द डांसिंग गर्ल। A virtuous material used, silica used to make beads and bangle. Its production required high temperature technology and was likely a luxury good. Iron. The Harappan did not know iron. This is critical distinction from the Vedic period. If a question suggests iron plow were used, it is incorrect. सो आयरन का अभी तक पता नहीं चला था लोगों को कि आयरन भी एक तरह का मेटल होता है। इसलिए हम यहाँ से ये, हमें अगर याद करना हो, हिस्ट्री की टाइमलाइन याद करनी हो, तो इससे हमें पता चलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आयरन एज आती है। तो आयरन के बारे में नहीं पता था। ये जो एज थी ये ब्रोंज एज थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एज थी। स्कल्पचर एंड आर्ट, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें देखने को मिलती है। 10.5 सेंटीमीटर स्टैचू ऑफ अ न्यूड गर्ल इन अ कॉन्फिडेंट त्रिभंगा पोज। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये डांसिंग गर्ल का ये स्ट्रक्चर है। त्रिभंगा कर्व का मतलब होता है कि इस तरह से, फॉर एग्जांपल
इस तरह से 3 कर्व हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में। इसको कहा जाता है त्रिभंगा पोज। इट शोकेसेस लोस्ट वैक्स casting technique, a method still used in India today. She wears a large number of bangles on her left arm and a necklace. So ये जो टेक्निक की बात हम लोगों ने की थी, इस टेक्निक को कहा जाता है लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो लोस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करके वो लोग स्ट्रक्चर बनाते थे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, अ स्टिल्टेड बस्ट ऑफ bearded man wearing a trefoil pattern shows the eyes were half closed in meditation and the headband suggest authority. सो फिर इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि हमें मिलता है मोहनजोदारो में। टेराकोटा, टॉयज, कार्ड्स, बर्ड्स एंड एनिमल, द क्राफ्टमैनशिप इज जनरली लेस रिफाइंड देन द स्टोन एंड ब्रोंज वर्क बट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू अम्यूजमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। फिर टेराकोटा के टॉयज, कार्ड, बर्ड्स, एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज सील्स एंड स्क्रिप्ट। Thousands of seals, mostly state-tied, have been found. They are usually square and feature an animal and a line of script. They were used for commercial authentication and possibly as amulets. So mainly जितना अभी तक पता चल पाया या फिर एक आइडिया ही लगाया गया है कि वो जो यूज़ होती थी मेनली ट्रेड के पर्पज से यूज़ होती थी, और फिर कुछ जो सील्स थी उनमें यहाँ पे एक होल पाया जाता है, होल देखने को मिलता है हमें कुछ सील्स में। तो उस होल से आइडिया लगाया जाता है कि उसमें धागा डाल के वो लोग या तो गले में पहनते होंगे या फिर बाजू पे पहनते होंगे। सो एमुलेट्स के रूप में भी सील्स को यूज किया जाता था, और सील्स स्क्वायर फॉर्म में ज़्यादातर मिली हैं, हालांकि सर्कल और ट्रायंगल फॉर्म में भी देखने को मिलती है। फिर किसी न किसी एनिमल की भी पिक्चर उस पर देखने को मिलती है। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें, द स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफी एंड और लोगो सिलेबिक साइंस रिप्रेजेंटिंग वर्ड सिलेबल। सो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, हालांकि यहाँ तक हम लोग इसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए हैं। Status undeciphered, this prevents a complete understanding of the political and historical record. Style written in Boustrophedon, right to left, then left to right in alternate lines. Signs estimate range from 400 to 600 unique signs. The longest inscription was found at Dholavira on a signboard. Language hypothesis. Scholars like Esco Parpola suggest a Dravidian linguistic root while others argue for an Indo-Aryan connection. So थोड़ी और बात करते हैं कि यहाँ पे इंसान जो था वो इतना डेवलप हो पाया था कि वो कुछ ना कुछ राइट कर पाता था। मतलब कि वो रिटन फॉर्म में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। और एक चीज आप लोग देखें कि रिटन फॉर्म में या फिर हम लैंग्वेज की बात करें, हम बोलना तो आसानी से सीख जाते हैं, कोई भी इंसान मतलब मेडिकली अगर वो फिट है तो वो बोलना तो सीख ही जाता है, बट राइटिंग हर इंसान मतलब आज के टाइम पे तो चलो फॉर्मल एजुकेशन है, इससे पहले नहीं होती थी, तो राइटिंग हर इंसान को आती नहीं थी। इसीलिए काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि ख़त्म ही हो चुकी है या फिर जिनका जो कि कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसी में से एक लैंग्वेज जो कि है वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। सो राइटिंग का देख रहे हो आप कितना ज़्यादा महत्व है कि अगर हमें ये चीज़ें पता होती या सभी इंसानों को लिखना आता तो आज के टाइम हम इस लैंग्वेज को भी डेसिफर कर पाते, लेकिन हम लोग इसे डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जो एंशियंट टाइम में इंडियन सोसाइटी थी उसमें एजुकेशन थी वो एक ही कास्ट या एक ही क्लास के लिए रेस्ट्रिक्टेड थी, जो कि ब्राह्मणिकल क्लास के लिए रेस्ट्रिक्टेड थी। बाकी जो क्लासेस थी खास करके शूद्र या अनटचेबल, उनके लिए वो लैंग्वेज या फिर एजुकेशन लेना इतना वो मतलब उनके लिए तो कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी कि वो पढ़ ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। सो एंशियंट टाइम में एक लैंग्वेज को मतलब कि ट्रैवल करने के लिए या उसको जिंदा रखने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ा होगा या कितना क्या कुछ उसको देखना पड़ा होगा। वहीं अगर पूरी सोसाइटी में लैंग्वेज या एजुकेशन का प्रेवलेंट होता तो शायद इंडियन सोसाइटी या इंडियन हिस्ट्री आज के टाइम पे कुछ और ही होनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल्ड साइट प्रोफाइल्स। High yield data for exam. This section synthesizes the unique findings of major sites, a frequent target for match the following question in UPSC. So अब sites के बारे में बात करते हैं।
सो फर्स्ट साइट है हड़प्पा। ये कहाँ पे हमें मिलती है, कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है पंजाब में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले पंजाब में ये लोकेटेड है। और कौन से रिवर पे है, रावी रिवर, लेफ्ट बैंक ऑन द रावी रिवर। इसके एग्जीबिटर कौन थे, दयाराम सानी इन 1921। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड, टाइप साइट ऑफ द सिविलाइजेशन। अब की फाइंडिंग, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं देखने को। 6 ग्रेनरी, 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज आउटसाइड दी सिटाडल, लाइकली टू स्टेट स्टोरेज ऑफ ग्रेन टैक्सेस। सो ग्रेनरीज से हमें क्या पता चलता है, ग्रेनरी से पता चलता है कि वहाँ पे सरप्लस फूड होएगा। सरप्लस फूड होएगा तो वहाँ का एग्रीकल्चर काफी ज्यादा प्रेवलेंट होएगा, इसीलिए वहाँ पे हमें ग्रेनरीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कफिन बरियल, unique wooden coffin evidence. Then red sandstone torso, a realistic nude male torso with socket holes for movable arm. Wooden quarter barrack for laborers indicating social stratification. Symmetry H and R37. Distinct burial cultures showing the evolution of burial practices. So एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे हो कि पहले जब हंटर गैदरर था इंसान, तो वहाँ पे इतना वो ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में नहीं था, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग के लिए जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। बट जैसे ही एग्रीकल्चर, इंसान एग्रीकल्चर करना सीख जाता है, उसके पास सरप्लस फूड आ जाता है। सरप्लस फूड आने से क्या होता है कि सरप्लस फूड आने से क्या होता है कि कैपिटल क्रिएट हो जाती है। कैपिटल जब क्रिएट होएगी तो उससे क्या होएगा, किसी के पास ज़्यादा होएगी, किसी के पास कम होएगी। तो इससे ही तो यही टाइम था जब सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन तैयार हुआ, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें कि ऊंच नीच या क्लास डिवीजन शुरू हुई। सो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजी, ये तीनों चारों चीज़ें आपस में ही लिंक्ड हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। Next is Mohenjo-daro, most important site of Indus Valley civilization. Mohenjo-daro located in Sindh, Pakistan. कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, इंदस, ऑन द राइट बैंक। हड़प्पा जो साइट थी वो लेफ्ट बैंक ऑफ रावी, एंड मोहनजोदारो इज ऑन द राइट बैंक ऑफ इंदस। इसके एग्जीबिटर थे R.D. बनर्जी 1922। नेम मीनिंग माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदारो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड, डेड लोगों का एक पूरा माउंड, माउंड मतलब एक ढेर। सिग्निफिकेंस, लार्जेस्ट अर्बन सेंटर ऑफ द मैच्योर फेज मॉडल ऑफ टाउन प्लानिंग। की फाइंडिंग्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक प्लेस लाइकली फॉर रिचुअल बाथ डायमेंशंस। वहाँ पे एक ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ का मतलब कि एक सरोवर, वहाँ पे पानी का सरोवर हमें देखने को मिलता है। उसके डायमेंशंस थे 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर डीप, और ये वाटर प्रूफ था। वाटर प्रूफ अब किससे किया उन्होंने, लोगों ने बिटुमिन यूज करके इसको वाटर प्रूफ कर दिया कि उसमें पानी स्टोर करते थे तो वो लीक नहीं होता था। उसके बाद ग्रेट ग्रेनरी, यहाँ पे भी हमें फूड स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज के लिए ग्रेनरी देखने को मिलती है। लार्जेस्ट बिल्डिंग इन दी मोहनजोदारो। सो सिंपल सी बात है, मोहनजोदारो एक काफ़ी बड़ी सिटी थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी तो उसको फूड चाहिए होएगा, फूड चाहिए होएगा तो हमें फूड स्टोरेज के लिए बिल्डिंग्स चाहिए होंगी, तो ग्रेट ग्रेनरी भी वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रेनरीज वहाँ पे मोहनजोदारो या हड़प्पा में मिलती है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो बड़े सिटीज़ थे, बड़ी पॉपुलेशन थी, तो बड़ी पॉपुलेशन को ज़्यादा फूड चाहिए तो वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेनरीज होएंगी। नेक्स्ट इज ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदाड़ो में हमें देखने को मिलती है। देन पशुपति सील, प्रीस्ट किंग स्टैचू, वुवन कॉटन, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल्स, ये सारी चीजें हमें इस साइड पे देखने को मिलती हैं। खास करके ब्रोंज डांसिंग गर्ल, पशुपति सील, प्रीस्ट किंग स्टैचू, इन चीजों के लिए आप लोग एक न्यू एनसीईआरटी जो है उनको आप रेफर कर सकते हो। वहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स बनाई गई हैं, उन पिक्चर्स को देखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। जैसे कि एक पशुपति पेंटिंग ऑफ बुद्धा, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। तो इस चीज़ के लिए आप न्यू एनसीईआरटीज को रेफर कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज लोथल। लोथल कौन से, कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात, इंडिया में।
अब गुजरात की बात करें तो गुजरात को समुंदर लगता है कि गुजरात के आगे समुंदर स्टार्ट हो जाता है। और लोथल कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में। तो लोथल फिर एक डॉकयार्ड भी था कि वहां पे आके शिप्स भी रुकती थी। सो सिमिलरली, और कौन से रिवर पे लोकेटेड है? भुगावा, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। साबरमती का आइडिया आप किससे लगा सकते हो? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम किससे बिलोंग करता है? गांधी जी से। साबरमती रिवर भी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो लोथल कहाँ पे होएगा? गुजरात में। सो ये सारी चीजें आप पढ़ते जाइए, इन चीजों को एक दूसरे से इंटरलिंक कीजिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी चीजों को माइंड में रिटेन करने के लिए। इसके एग्जीबिटर कौन थे? एस.आर. राव। सिग्निफिकेंस, पोर्ट सिटी मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेंटर फॉर बीड मेकिंग। बीड किससे बनाते थे? वो बीड बनाते थे शेल्स से। शेल्स कहाँ से मिलेंगे? शेल्स मिलते थे सी क्रेचर्स से, और सी के आसपास ही लोथल होएगा तो वहीं पे बीड्स बनेंगे ना। सो सिंपल सी बात है। कैसे एनवायरनमेंट किसी इंडस्ट्री को लिंक करता है कि लोथल सी के पास लोकेटेड है, सी के पास सी क्रिएचर्स होंगे, उनके शेल से लोग बीड बनाते थे। सो एनवायरनमेंट एक इंडस्ट्री को लिंक कर रहा है वहां पे। Artificial dockyard, the world oldest known dock connected to the river via channel, demonstrating advanced hydraulic engineering. Rice husk, evidence of rice processing rare in Indus Valley context. अब राइस हस्क यहाँ पे देखने को मिलती है, बट ये राइस हस्क ये एविडेंस नहीं देती कि वहाँ पे राइस उगता होएगा। जरूरी नहीं है। लोथल एक डॉकयार्ड था, तो ये भी हो सकता है कि किसी और कंट्री से या किसी और रीजन से आके वहाँ पे राइस आया हो और वहाँ पे राइस का ट्रेड हुआ, उससे वो राइस हस्क हमें मिली हो। देन फायर ऑल्टर, एविडेंस ऑफ रिचुअल फायर वर्शिंग, डबल बरियर, मेल एंड फीमेल बरी टुगेदर, बीड फैक्ट्री, सेंटर ऑफ कार्नियल बीड फैक्ट्री, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, confrontation of maritime activity, Persian Gulf seal, evidence of direct trade with Persian Gulf, story of cunning folks, painting on a jar resembling the Panchatantra story, the fox and the crow. नेक्स्ट इज द कालीबंगन, राजस्थान। राजस्थान में एक शहर है, आज भी शहर है, पीलीबंगा, और वहीं पे साथ ही में कालीबंगा। राजस्थान, और ये कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? घग्गर। राजस्थान में दो ही रिवर्स हैं, घग्गर है, एक लूनी रिवर है। घग्गर रिवर मेजरली इंडस वैली सिविलाइजेशन से सिचुएटेड है, तो राजस्थान की जो साइट होगी वो घग्गर रिवर पे होगी। और इसको क्या कहा जाता है? एंशिएंट सरस्वती भी इस रिवर को कहा जाता है। एग्जीबिटर ए घोष, बीबी लाल। नेम मीनिंग ब्लैक बेंगल, सिग्निफिकेंट शो प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेजेस। की फाइंडिंग प्लो फील्ड, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लैंड प्लोइंग क्रिस क्रॉस पैटर्न इन द वर्ल्ड। Fire altars, 7 fire altars in a row on citadel. Camel bones, rare evidence of camel. Wooden plow, evidence suggests use. No drainage system. Unlike other major city, it lacked a sophisticated drainage system, which is a key conception. Two citadel, both citadel and lower town were fortified. Next is धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है, लूनी रिवर के आसपास ये पाया जाता है। मनहार एंड मानसर स्ट्रीम, एग्जीबिटेड जेपी जोशी, आरएस बिसेस, सिग्निफिकेंट शो डिस्टिंक्ट वाटर मैनेजमेंट एंड अ ट्रीपेट्राइट सिटी लेआउट। Water management and elaborate system of reservoir, check dams and embankment. A giant water reservoir cut into rock is a unique feature. Tripartite division, citadel, middle town, lower town. Signboard, 10 large letters of the Harappan script. Stadium, a large open ground with seating arrangement for public event. Stone architecture, extensive use of sandstone block instead of just mud brick, utilizing local quarries. नेक्स्ट इज चाहुंदारो। चाहुंदारो कहाँ पे लोकेटेड है? सिंध, पाकिस्तान में। और कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? इंदस रिवर पे। यहाँ पे एक कंफ्यूजन बच्चों में जरूर हो सकती है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये हमें इस बात से कंफ्यूजन हो सकती है कि इस सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो भी इंडस रिवर पे सिचुएटेड होंगी, बट ऐसा नहीं है। इंडस रिवर पे चाहुंदारो सिचुएटेड है, मोहनजोदारो और जो क्या नाम है, जो हड़प्पा सिटी है वो रावी रिवर पे सिचुएटेड है। इंडस रिवर पे हड़प्पा सिटी सिचुएटेड नहीं है, और रावी रिवर के भी लेफ्ट बैंक पे। मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर पे सिचुएटेड है। सो ये कंफ्यूजन ना रहे। सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्रियल सेंटर लैंकशायर ऑफ इंडिया। की फाइंडिंग, सिटी विदाउट सिटाडल, द ओनली मेजर सिटी विदाउट फोर्टिफाइड सिटाडल।
Next, bead factory, major center of corneal statite and agate bead, cosmetic, use of lipstick, kajal and ink pot showing sophistication in grooming and writing, footprint, dog chasing a cat on a brick, bronze toy cart, evidence of metallurgy and transport. Then राखी गढ़ी हरियाणा, ये करंट अफेयर्स में भी ये साइट थी, राखी गढ़ी हरियाणा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव रखा हुआ है, वो शायद 2024 या फिर 23 या 25 इस बजट में वो पास हुआ था, राखी गढ़ी में एक म्यूजियम बनाना। सिग्निफिकेंट रीसेंट एग्जीबिशन एज एस्टेब्लिश एज इट्स द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लार्जर देन मोहनजोदारो। Finding greenery, cemetery drains, terracotta brick, recent DNA suggests stone skeletons here are shedding light on the ancestry of Harappa, suggesting a lack of steppe pastoral ancestry in mature phase, which has significant implication on the Aryan migration debate. Then additional important sites, बनवाली हरियाणा इंडिया, ये कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? गग्गर। Key finding, clay model of plow, radial streets, high yield of barley. Then सुरकोटाडा, गुजरात इंडिया। सिग्निफिकेंस, हॉर्स बोन कहाँ पे पाई गई है? सुरकोटाडा में। The only cited evidence of horsey debated in late Harappan phase, port burial bones placed in port stone fortification. Then Ropad, Punjab, India, river Satluj, the first site exhibited in independent India, finding dog burial below human in an oval pit burial, suggesting a belief in the companionship of pets in afterlife. नेक्स्ट इज डिक्लाइन थ्योरी। अब जब ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी तो ये लुप्त क्यों होगी? तो इसकी कुछ थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी दी गई है कि आर्यन इन्वेजर, कि आर्यंस आए, उन्होंने लोगों को मार काट की और मार काट करके उनको भगा दिया। दूसरा था जो कि है फ्लड्स, कि ये दी गई है एस.आर. राव द्वारा, लोथल मकाय चाहुन द्वारा, कि वहां पे फ्लड्स आए, उसने सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया और सारी तहस नहस मचा दी। तीसरी है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, Rikes and Dales, tectonic upliftment block the Indus River, creating a natural dam and flooding the sites Mohenjo-daro. So ये भी वही suggest करता है कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक आए, वहां से फ्लड्स आए या फिर रिवर सिस्टम खत्म हो गया, इस वजह से वहां की जो लोग थे वो इधर उधर चले गए। Then river course shift, H.T. Lambrick, the Indus River shifted away from Mohenjo-daro, starving it of water and disrupting the agriculture base. सो आप कोई भी पुरानी सभ्यता देखो तो उसका मेन जो बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो किसी ना किसी रिवर या किसी ना किसी वाटर सोर्स के आसपास ही बसी हुई है। जब वो वाटर सोर्स वहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ पे ना तो एग्रीकल्चर होएगा, ना ही लोगों को पीने या कुछ और चीज़ों के लिए पानी मिलेगा। तो ऑब्वियसली लोग वहीं जाएंगे जहाँ पे पानी होएगा। तो ये फिर एक थ्योरी दी गई H.T. लैम्ब्रिक द्वारा कि रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया और इससे वहां के लोगों के पास पानी नहीं था, इससे वो सभ्यता खत्म हो गई। नेक्स्ट डिक्लाइन थ्योरीज कंटिन्यू, ड्राइंग ऑफ गग्गर, डीपी अग्रवाल सूद, डिक्लाइन ड्राइंग अप ऑफ गग्गर हाकरा सरस्वती ड्यू टू टेक्टोनिक चेंजेस और क्लाइमेट चेंज लेड टू द अबंडनमेंट ऑफ द कोर रीजन, दिस एक्सप्लेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ लेट हड़प्पन साइट इन अपर द्वाब। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, वॉल्टर service, deforestation, overgrazing, resource depletion made the civilization unsustainable. The land could not longer support the urban population. Then climate change, Gurdeep Singh. Palynologically, pollen studies in Rajasthan lake suggest aridity and low rainfall, weakening monsoon around 2000 BC led to agricultural collapse. Current consensus, most modern scholars favor a combination of climate change, weakening monsoon and logical changes, drying of Saraswati, shifting of Indus as primary drivers. This forced the population to migrate eastward toward Gangetic Plain late Harappa phases, where they transitioned into rural cultures. Next is political organization, the question of state. The nature of Harappan polity is enigmatic due to undeciphered script. So फिर वही बात आके रुक जाती है लैंग्वेज पे, स्क्रिप्ट पे या पढ़ाई लिखाई पे, कि हम लोग उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, हम लोग उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए, इसलिए हमें उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा पता नहीं है। बट ये ऑब्वियस सिस्टम है कि वहाँ पे कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो रहा होगा जिस वजह से इतने बड़े मेजर सिटी सेंटर्स या ट्रेड सेंटर डेवलप हो पाए।
Centralized empire. The uniformity in pottery style, brick ratios, way script across a massive area suggest a strong central authority or state. Priest king. Marshall suggests a priestly rule similar to Mesopotamia, citing the priest king statue and the great bath ritual focus. Then merchant oligarchy. R.S. Sharma and others suggest the given focus on the trade and the absence of warrior iconography or royal palaces. This Indus Valley civilization might have been ruled by corporate group of merchants or guilds. So merchant oligarchy कि वहाँ पे व्यापारियों ने उन सारे एरियाज को वो गवर्न करते होंगे. अब यूपीएससी का व्यू क्या है? देयर इज नो एविडेंस ऑफ मोनार्की और अ स्टैंडिंग आर्मी. इट वाज लाइकली अ हेट्रियार्की और एन ओलिगार्की फोकस्ड ऑन कॉमर्स. सो यही था. हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जान पाते जब हम उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर कर पाते, बट हम उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा नहीं जान पाए. हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों से आइडिया लगा पाए हैं जो कि हमें अवशेष वहाँ पे मिले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय.